प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। विपक्ष ने राज्य सरकार के बजट को चुनावी बजट बताया। और केंद्र सरकार द्वारा नैनो तरल डीएपी को बाजार में उतारने की मंजूरी को किसानों ने बताया एक सराहनीय पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट के बाद वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को केवल स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र के लिए ये एक प्राथमिकता का विषय है। कोविड-19 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान जिस तरह से भारत के औषध क्षेत्र ने पूरी दुनिया का भरोसा हासिल किया, वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि महामारी ने सिखाया कि आपूर्ति श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रों में विदेशों पर भारत की निर्भरता कम करने के लगातार प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेष रूप से आयुर्वेद के सभी हितधारकों से साक्ष्य आधारित अनुसंधान को मजबूत करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने बजट में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि रोजगार और पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2,500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर अब 10,000 रुपए, सहायिकाओं का मानदेय 5,000 रुपए और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रति माह 7,500 रुपए किया जाएगा। वहीं मितानिनों की प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त उन्हें राज्य मद से 2,200 रुपए प्रति माह की दर से मानदेय भी दिया जाएगा। 2 वर्ष तक 2,500 रुपया प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 250 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के संधारण कार्यों के लिए बजट की राशि में प्रावधान किया गया है। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6,500 प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय 3,250 रुपया से बढ़ाकर
5,000 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा करता हूं। मिनी आंगनबाड़ी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट प्रस्तुत करने के बाद सदन से बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी वर्गों के हित में ये फैसले किए गए हैं और हमारी कोशिश है कि आम जनता का भरोसा जीतें। बना तो केवल एक मेडिकल कॉलेज था। 2000 से लेकर 2003 तक हमारी सरकार थी। एक बिलासपुर का सिम्स और खुला, 2 मेडिकल कॉलेज हुए। रमन सिंह जी 15 साल रहे, 4 मेडिकल कॉलेज खुले। लेकिन हमारी सरकार बनते देखिए कि 8 मेडिकल कॉलेज हुए। 4 तो पिछले साल तक के थे और 4 मेडिकल कॉलेज, 8 मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत किए। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज भी पहले जितने थे उससे हमने बढ़ाया, यूनिवर्सिटी हमने बढ़ाया। तो लगा शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल शिक्षा है उसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और जितने भी हमारे स्कूल बिल्डिंग वगैरह, पिछले सरकार में 300 स्कूल बंद कर दिए थे हमने, 3000 स्कूल, हम 300 स्कूल उसमें शुरू भी किए और उसके जीर्णोद्धार के लिए, नवीन शाला भवन बनाने के लिए, अतिरिक्त कमरा बनाने के लिए भी 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। शहरी क्षेत्रों में भी लगातार जो आम जनता को जो शिकायतें होती थी, परेशानियां होती थी नगर निगम से। और उधर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को चुनावी बजट बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट से आम जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में पेश किए गए बजट प्रावधानों का ही अभी तक क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाया है। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पिछले साल का जो बजट है 2 वर्षों का, उसका काम शुरू हुआ क्या? उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई? उसका भूमि पूजन हो गया? उसका टेंडर हो गया? तो इस बजट का क्या होगा? जब पिछले 2 साल का आपने काम शुरू नहीं कर पाया तो अभी तो आपकी अवधि ही सरकार की 6 महीने बची है। और दूसरा विषय यह है, नरवा गरवा घुरवा बारी रोका छेका गोबर, उसके लिए कोई पैसा है बजट में? आपने तो जिक्र ही नहीं किया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का, जिसको आप पूरे देश में इसका गाना गा रहे हैं और बजट में उसका उल्लेख नहीं है। तो इसलिए ये बजट जो है वो पूर्ण रूप से चुनावी बजट है। आम जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये छपास बजट है और मैं एक तरह से कहना चाहता हूं कि इस बजट का किसी प्रकार से क्रियान्वयन जनता के बीच में नहीं होना। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। और अल्प विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। टीयू सिविल की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में महिलाओं की क्रेडिट एक्सेस 2 गुनी हो गई है। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट। कर्जदारों की क्रेडिट एक्सेस 2017 में 7% से बढ़कर 2022 में 14% हो गई है। टीयू सिविल की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में महिला कर्जदारों में पुरुष कर्जदारों की 11% की
तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। महिला कर्जदारों की हिस्सेदारी 2017 में 25% से बढ़कर 2022 में 28% हो गई है। महिलाओं की क्रेडिट एक्सेस बढ़ने के कई कारण हैं। कई ऋणदाता महिलाओं को बेहतर ब्याज दरें देते हैं। दूसरा, पुरुषों की तुलना में महिला कर्जदारों का क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में महिला कर्जदारों का क्रेडिट स्कोर 731 से 770 के बीच रहा, जो पुरुषों से बेहतर है। खपत आधारित क्रेडिट उत्पाद जैसे कि पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन महिला कर्जदारों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में व्यावसायिक ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। होम लोन सेगमेंट में महिला कर्जदारों की हिस्सेदारी में भी वृद्धि देखी गई है। 2017 और 2022 के बीच कुल क्रेडिट सक्रिय उधारकर्ताओं में पश्चिम बंगाल में 22%, राजस्थान में 21% और बिहार में 21% महिला उधारकर्ताओं में वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य के लिहाज से दोगुनी होकर 1,72,000 रुपए हो गई है। पेश है इस संबंध में एक रिपोर्ट। दोगुनी होकर 1,72,000 रुपए हो गई है। 2014-15 में ये 86,647 रुपए थी। हालांकि आय का आसमान वितरण अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। आधार वर्ष 2011 के स्थिर मूल्य को पैमाना माने तो प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 72,805 रुपए थी, जो 35% बढ़कर 2022-23 में 98,118 रुपए हो गई। कोरोना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई, हालांकि बाद में स्थिति सुधरी और 2021-22 और 2022-23 में इसमें तेजी दर्ज की गई। प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान NIPFP के पूर्व निदेशक पिनाकी चक्रवर्ती ने कहा कि विश्व विकास संकेतक डाटाबेस के अनुसार 2014 से 2019 के दौरान भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.6% प्रति वर्ष थी। इस अवधि में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार देखा गया। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित जरूर किया, लेकिन उसके बाद स्थिति में एक बार फिर से सुधार आया है। केंद्र सरकार आम लोगों की मदद करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का लाभ सीधे वांछित व्यक्ति को मिले, इसके लिए सरकार ने धीरे धीरे कई योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू किया है। पेश है एक रिपोर्ट। सरकार का कहना है कि डीबीटी के कारण केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में अरबों डॉलर बचाने में मदद मिली है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ रविवार को ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर काफ़ी आसान है और इससे भ्रष्टाचार को दूर किया गया है। इस कारण केंद्र सरकार की योजनाओं में अब तक 27 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की बचत हुई है। अजय सेठ ने इस मौके पर कहा कि भारत ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वह स्वाभाविक रूप से स्केलेबल, इंटरऑपरेबल और इनोवेशन फ्रेंडली और समावेशी है। इससे पूरी तरह से सरकार व लोगों के अलावा लोगों व व्यवसायों के आपसी व्यवहार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि अब सारे हस्तांतरण प्रत्यक्ष और आसान है, ऐसे में भ्रष्टाचार की और कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती है और ये अपने आप में फायदेमंद है। इसमें फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया है। अजय सेठ ने कहा कि भारत में DPI से लैस डीबीटी उन लाखों नागरिकों को राहत प्रदान करने में वरदान साबित हुआ है जिनका जीवन यापन प्रभावित हुआ। किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के साथ ही कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने नैनो तरल DAP को बाजार में उतारने को मंजूरी दे दी है। DAP अब तरल रूप में बोतलों में बंद नजर आएगा। इससे किसानों को जहां आर्थिक लाभ होगा तो वहीं ये उत्पाद पर्यावरण संरक्षण में उत्तम साबित होगा और इसके प्रयोग से मिट्टी, हवा और पानी को दूषित होने से बचाया जा सकता है। नैनो तरल DAP से फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। किसानों को DAP फर्टिलाइजर की बोरियां ले जाने के दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। नैनो DAP फर्टिलाइजर को मंजूरी मिलना किसानों का जीवन आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे धान उत्पादक प्रदेश के लिए नैनो तरल DAP वरदान साबित होगा। दुर्ग जिले की ओरी पाहंदा अमेरी ग्राम पंचायत के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों को लाभ पहुंचाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक बहुत प्रशंसनीय पहल है। किसान को पहला फायदा है तो कि इसकी लागत मूल्य कम है, क्योंकि DAP 1200-1300, 1350, 1400 रुपये में जा रहा है और ये हमको पड़ेगा 600 रुपये लगभग।
और सरकार को सब्सिडी 4,000 की डीएपी को 1,300 में देना पड़ता था, और जो सरकार को नुकसान होता था या किसानों को सब्सिडी देना पड़ता था वो कम देना पड़ा। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि परंपरागत डीएपी से नैनो तरल डीएपी की कीमत भी 10% कम है और इससे कृषि लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। में किसानों के बीच जो डीएपी की बोरी ट्रांसपोर्टेशन में व्यय होता है वो बहुत बड़ी लागत हमारी सरकार की और किसानों की भी बचेगी। इसका फ़ायदा सीधा किसानों को होगा। दूसरा, नैनो डीएपी के उपयोग करने से सामान्य जो डीएपी का उपयोग करते थे किसान भाई, तो उसमें से बहुत सी मात्रा फास्फोरस की ज़मीन में फिक्स हो जाती थी, पूरी मात्रा किसानों को मतलब पौधों को नहीं मिल पाती थी। अगर हम तरल डीएपी का उपयोग करेंगे तो वो डीएपी सीधा पत्तियों में उनके बढ़वार के लिए उपयोगी हो सकता है। और इसके लिए हम किसानों को, कृषकों को अपने विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से, कृषि अधिकारियों को और उद्यानिक अधिकारियों को भी हम इसकी पूरी जानकारी हम प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों को दें। उल्लेखनीय है कि नैनो तरल डीएपी सहकारी समितियों और इफ्को किसान सेवा केंद्र और बाजार में उपलब्ध है। नैनो तरल डीएपी का परिवहन और भंडारण भी आसान है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।